एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट राइस के यूट्यूब चैनल पे। एक रीसेंट स्टडी सामने आ रही है जो कह रहा है कि जो हिंदू कुश हिमालय की जो रेंज है यहाँ पर जिसको स्नो परसिस्टेंस कहा जाता है वो कम हो रही है। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि स्नो परसिस्टेंस क्या है, ये स्टडी क्या कहती है, हिंदू कुश हिमालयास कहाँ से कहाँ तक वर्क करते हैं, और इसके बाद इसको हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि कैसे इसमें चीज़ें की जा सकती हैं, कैसे इसको वापस रिस्टोर किया जा सकता है, कहाँ कहाँ कोलैबोरेशन हो सकता है जैसे G20 में, G7 में। सो वील सी अबाउट दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, और एंड में हमारे पास है प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट नाउ। सो जो रीसेंट रिपोर्ट है, ये रीसेंट रिपोर्ट रिलीज की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने। तो इसने ये इसको रिलीज किया है और इसने देखा है कि जो स्नो परसिस्टेंस है खासकर कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा और जो सिंधु घाटी जो है, जो इंडस बेसन है, वहां पर जो हिंदू कुश हिमालयास के हैं यहाँ पर बहुत लो लेवल्स देखने को मिल रहा है। ये एक इंटरनेशनल रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1983 में इसको बनाया गया था, और ये एक ग्रीनर, ज़्यादा इंक्लूसिव, एक क्लाइमेट रेजिलियंट हिंदू कुश हिमालयस के लिए, बेसिकली ये केवल ये हिंदू कुश हिमालयस के लिए वर्क करती है। अब सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि स्नो परसिस्टेंस किसे कहा जाता है। तो स्नो परसिस्टेंस ऐसा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जब जो बर्फ होती है, जो स्नो होती है, ये ग्राउंड पर रिमेन रहती है एक स्पेसिफिक एरिया में। ये मेजर करती है कितनी देर तक जो है वो स्नो कवर प्रेजेंट है जब एक गिवन पीरियड है, टिपिकली एक सीजन या एक ईयर तक के लिए। तो स्नो परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लिए, जैसे हाइड्रोलॉजी के लिए, जैसे क्लाइमेटोलॉजी के लिए, नाउ इकोलॉजी के लिए। ये इन्फ्लुएंस करता है वाटर कितना अवेलेबल होगा, क्लाइमेट के पैटर्न्स क्या होंगे, इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है टेम्परेचर। तो जो वार्मर टेम्परेचर होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्नो जो है वो ज़्यादा मेल्ट करने लगेगी, स्नो परसिस्टेंस कम हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है कि ये स्नो है या रेन है, तो ये उस हिसाब से एक्ट करता है। नाउ कितनी हाइट है, कितना एलिवेशन है, यहाँ पर हायर एलिवेशन में लार्जर स्नो परसिस्टेंस देखी जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। देन यहाँ पे एक फैक्टर और जो है वो है दैट इज योर वेजिटेशन। नाउ वेजिटेशन, जो डेंस वेजिटेशन है, ये स्नो को इंसुलेट कर सकता है, रोक सकता है, उसकी मेल्टिंग को ये कम कर सकता है। परसिस्टेंस इंक्रीज होगी जितना ज्यादा वेजिटेशन होगा। मोर ओवर एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ, दैट इज द टोपोग्राफी ऑफ दैट रीजन। ये जो शेप है, जो स्लोप है उस लैंड का, ये इन्फ्लुएंस करती है कि स्नो कितना एक्यूमुलेट रहेगी। अगर वो ज्यादा स्टीप स्लोप है तो कम रहेगी, थोड़ा सा कम है तो वहां स्नो ज्यादा परसिस्टेंस रहेगी। दीज आर द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पर। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू कुश हिमालयन रेंजेस क्या हैं। सो हियर यू कैन सी नियर द काबुल। सो हिंदू कुश हिमालय रीजन जो है ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारी कंट्रीज से जाता है। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो हिंदू कुश रीजन सेंटर था हिंदुइज्म का एंड बुद्धिज्म का, जिसको यहाँ पे बामियान बुद्धिज्म भी कहा जाता है। ये इसका यहाँ पे सेंटर था, बामियान बुद्धास भी यहाँ कहा जाता है इन्हें। मोर ओवर ये एक ट्रेड रूट था सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच में, जो कल्चरल एक्सचेंजेस हुए थे, लोगों के मूवमेंट्स हुए थे। हिंदू कुश एक स्ट्रैटेजिक पासवे था बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, इन्वेजन्स के लिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो वो इसी रेंज के थ्रू आए हैं। भले वो यहाँ जितने भी ग्रीक इन्वेजन्स हों अलेक्जेंडर के पहले या बाद के, सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट ड्यू टू दिस। नाउ एक चीज और है कि इसको बोला जाता है थर्ड पोल। थर्ड पोल के बोलने की वजह यह है कि ये एक बहुत ज्यादा यहाँ आइस है, स्नो कवर है। ये जो रीजन है, लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन आइस और स्नो का यहाँ देखने को मिलता है आर्कटिक और एंटार्क्टिक के पोल्स के अलावा। जो आइस कवर है और जो स्नो कवर है ये बहुत क्रूशियल है मेजर रिवर्स के लिए, जो 16 कंट्रीज में जाती है एशिया के। यहाँ पे कुछ की रिवर्स सिस्टम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि साउथ एशिया में देखेंगे तो इंडस है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। सेंट्रल एशिया में जो है वो सिर दरिया है, देन अमू दरिया है, ये जो है ये अराल बेसन में जाती हैं। ईस्ट एशिया की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे तैरिम है जो तकला मकान डेजर्ट में जाती है। देन यहाँ येलो रिवर है चाइना की, जो गल्फ ऑफ बोहाई में जाके गिरती है। देन यहाँ पर यंगसे रिवर है जो कि ईस्ट चाइना सी में जाकर के गिरती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो मेकोंग नदी लास्ट ईयर भी न्यूज में रही थी, ये साउथ चाइना सी में जाकर के गिरती है। इसके अलावा और भी यहाँ रिवर्स हैं, जैसे कि चिंदविन है, साल्वीन है, एरावेदी फ्लो है। तो दीज आर द थिंग्स जो अंडमान सी में जाकर के गिरती हैं। सो ये इससे जुड़ी हुई रिवर सिस्टम्स हैं। अगर हम यहाँ रिपोर्ट की कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं तो ऑथर जो 2024 के इसकी रिपोर्ट कहते हैं, उन्होंने डेटा एनालाइज किया है, और जो डेटा है वो 2003 से लेकर के 2024 तक का डेटा इन्होंने एनालाइज किया है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं स्नो के परसिस्टेंस में नवंबर और अप्रैल के बीच में हर साल। अब यहाँ पर गंगा बेसिन की बात करें तो गंगा बेसिन जो है वो पिछले 22 सालों में सबसे ज्यादा लोएस्ट रहा है, जो कि 17% हो गया ये लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज से। नाउ यहां पर ब्रह्मपुत्रा बेसिन की बात करेंगे तो 2024 में
यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है वो 14.6% बिलो नॉर्मल रहा है। सबसे वर्ष ये 2021 में रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर इंडस जो रिवर बेसिन है 2024 में देखा गया कि ये 23.3% बिलो नॉर्मल है। अब यहाँ इंप्लीकेशंस इसके क्या हो सकते हैं? देखिए ये क्रूशियल है कुछ नदी के लिए, कुछ जैसे गंगा नदी के लिए बहुत क्रूशियल है। सो स्नो परसिस्टेंस जरूरी है गंगा रिवर बेसिन के लिए, क्योंकि इसी का मेल्ट जो है लगभग जो 10.3% वाटर जो गंगा में आता है वो यहीं से आता है, एंड इसको 3.1% केवल जो है वो ग्लेशियर से आता है। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्रा की यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा और इंडस बेसिन में स्नो मेल्ट जो है वो लगभग 13.2% एंड अराउंड 40% वाटर रेस्पेक्टिवली देता है। ये इतना देता है आपका ब्रह्मपुत्रा में, और इंडस में देता है 40%। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है रेस्पेक्टिवली ग्लेशियर से जो है वो इनका और कम आता है, 1.8 और 5% आता है। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसका इंपैक्ट आ सकता है सिग्निफिकेंट रिडक्शन अगर स्नो परसिस्टेंस में होते हैं तो लास्टिंग इफेक्ट आएगा वाटर सप्लाई पे, मिलियंस ऑफ लाइव्स यहाँ पे एट स्टेक हो जाएंगी। मोर ओवर डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स यहाँ आते हैं, जो चेंजेस हैं ये वाटर अवेलेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं। एग्रीकल्चर खास करके जो डाउनस्ट्रीम रीजन में होता है वो यहाँ से इफेक्ट हो जाएगा। इसके कॉजेस क्या है, क्या कारण है इसके पीछे का? अगर हम देखेंगे सबसे पहला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से आते हैं या ब्लैक सी से जो आता है ये कम हो गया है, और इसकी वजह से जो विंटर प्रेसिपिटेशन है और स्नोफॉल है हिंदू कुश हिमालयन रीजन का वो भी कम हुआ है। लास्ट ईयर देखने को मिला था कि श्रीनगर और लद्दाख वाले एरिया में भी सबसे कम रेनफॉल हुआ है, बिल्कुल भी वहां स्नोफॉल लास्ट ईयर हुआ ही नहीं था। एडिशनली ग्लोबल वार्मिंग के इवेंट्स जैसे कि ला नीना के इफेक्ट्स है, जैसे कि इस टाइम पे चल रहा है अल नीनो, तो इनके जो इफेक्ट्स हैं ये भी फर्दर डिक्रीज करते हैं रीजन की स्नो परसिस्टेंट कैपेसिटी को। मोर ओवर हमारा जो एम है दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट रखना, जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अकॉर्डिंग है। ये जो है फर्दर यहां अगर ये इससे ज्यादा बढ़ता है ये सफिशिएंट नहीं है हिंदू को हिमालय रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस एरिया में हायर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ग्लोबल एवरेज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो। मोर ओवर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, अनसस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, इससे सॉइल इरोजन होता है, बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर लॉस देखने को मिलने लगता है, वाटर पॉल्यूशन इस रीजन में होता है, एंड मोर ओवर एक प्रॉब्लम और है यहाँ दैट इज योर इन्वेजिव स्पीशी की। जो यहाँ इन्वेजिव स्पीशी हैं जैसे कि एक स्पीशी है जिसको बोला जाता है कनाडा थिस्टले, ये जो स्पीशी है जिसका नाम सर्सियम अरविंसे है, एंड एक और स्पीशी है दैट इज बेसिकली ट्राइफोलियम रेपेंस एक स्पीशी है। ट्राइफोलियम रेपेंस को व्हाइट क्लोवर भी यहाँ पे कहा जाता है। ये सिग्निफिकेंट थ्रेट देते हैं जो नेटिव हिमालयन स्पीशीज हैं। अब यहाँ पर कुछ कैसे इसको रिस्टोर किया जा सकता है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो यहाँ पर स्टडी कहती है कि रिफॉरेस्टेशन की यहाँ जरूरत है। नेटिव स्पीशी में हम यहाँ पे जैसे सर्सियम अरवेंस एक नेटिव स्पीशी है, इस स्पीशी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्नो रिटेंशन इंप्रूव करता है, वेदर फोरकास्टिंग एनहेंस हो जाती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यहाँ होते हैं। देन यहाँ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज हो जो स्नो रिसीविंग एरियाज उनके लिए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्ली वार्निंग जरूरी है। मोर ओवर यहाँ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जरूरी है, यहाँ रिडक्शन होना क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, फोकस यहाँ खास करो G20 कंट्रीज पे। द रीजन इज कि जो 81% जितना भी जो ग्लोबल एमिशंस होते हैं वो यही G20s करती हैं, तो यहां पर फोकस होना चाहिए। मोर ओवर यहां फॉसिल फ्यूल से दूर हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में जरूरी है। सो शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल कॉपरेशन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट, रीजनल कोलैबोरेशन जरूरी है हिंदू कुश हिमालयन रीजन के लिए। नाउ वी हैव आवर टुडेस फिल्म स्टेटस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट द रीसेंट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट has highlighted a significant decrease in the snow persistence in the Hindu Kush Himalayan region. What are the potential consequences of this phenomenon? Increased water availability in the downstream regions, disruption of water supply for millions in the South and the Central Asia, improved agriculture productivity in the Himalayas, enhanced biodiversity in the Hindu Kush Himalayan ecosystem. So I hope you all can easily answer it. You can type the answer in the comment section, the relative if it's correct or not. Then we have today's main spectator question. The question says, the recent report by the International Center for Integrated Mountain Development has highlighted a significant decrease in the snow persistence in the Hindu Kush Himalayan region, analyzed the factors contributing to this phenomena, and discussed its potential impacts on India and other countries in the region. So you can try to answer this question and you can join our main test series which is live now. एंड यहाँ पे केवल कुछ सीट्स बची हैं, सो यू कैन गेट एनरोल्ड योरसेल्फ एनरोल्ड सो दैट आपका जो 2024 का मेंस अटेम्प्ट है, इफ यू आर क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स, सो दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वील इवैल्यूएट एंड सेंड इट टू यू. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद Let's Try for your better preparation.